जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा ऑनलाइन अर्निंग आपको कुछ नहीं मिल सकती। ऐप बना ली, ऐड देख ली और ऐड देखने के बाद आप घर बैठ के पैसे कमाएँगे। देखिए वो खरबों डॉलर्स की डेली बेस पे ट्रेडिंग होती है, डेली स्कैम होती है। जितनी भी करेंसी उसकी मार्केटिंग होती है। अब उस इंसान के दिल में लालच भी है, पास है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। आपका मोबाइल आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता और स्कैम करने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग सिस्टम है वो बंद हो सकता है। $10 लेके तो भागना नहीं, जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग है क्वेश्चन होती है, उसकी वैल्यू में इजाफा होता है। $400 को करेंसी तो उसकी है ना। कम करना ना, तो आपका ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर है उसको कम करना पड़ेगा। पहले आप यूएसडी कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर खान। ऑनलाइन अर्निंग आप सबको पता होगा वो क्या चीज़ है। ऑनलाइन अर्निंग कुछ लोग वेबसाइट्स के ज़रिए कर रहे हैं, इसको हम ट्रेडिंग ऐप्स भी कह सकते हैं। कुछ लोग एड्स के ज़रिए कर रहे हैं। मैं आज उस बंदे के साथ मौजूद हूँ जिसने कुछ ही दिनों में हज़ारों डॉलर कमा लिए। कैसे कमाए हैं, क्या किया उसने, एकदम कैसे इसके पास इतने पैसे आ गए हैं, आए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम ज़िशान मुग़ल और ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग। और कुछ लोगों के ज़हन में ये होता है कि ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ़ आपने ऐप बना ली, ऐड देख ली और ऐड देखने के बाद आप घर बैठ के पैसे कमाएँगे। देखें, ऐड देखना कोई हुनर नहीं है। यहाँ पे जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा ऑनलाइन अर्निंग आपको कुछ नहीं मिल सकती। पहले तो आप अपने ज़हन से ये निकाल दें कि ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है और ऑनलाइन अर्निंग के लिए कुछ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, क्या मामलात हैं। कोई भी ऑनलाइन अर्निंग है, जैसे आप फ्रीलांसिंग करते हैं वो भी ऑनलाइन अर्निंग है। इसके अलावा कोई ट्रेडिंग करते हैं वो भी ऑनलाइन अर्निंग है। नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन अर्निंग है। और ये ऑनलाइन अर्निंग कुछ नहीं होती कि आप सिर्फ ऐड देखें, ऐड पे क्लिक करें या आप किसी की मार्केटिंग कर दें, ऐड पे क्लिक कर करके उसको शेयर कर दें, तो वो ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, वो डेफिनेटली स्कैम होते हैं। तो जब आपके ज़हन में कोई ऐसी बात आती है, कोई बंदा आपको कहता है कि ये ऑनलाइन अर्निंग है, ऐड पे क्लिक करें, तो आप उस ऐड पे क्लिक करते हैं। फिर आप जब आपके पास डॉलर अच्छे खासे होते हैं, फिर आप उसको विथड्रॉ जब करते हैं तो वो कहते हैं इतने पैसे डिपॉज़िट करें। फिर आप कहते हैं ये ऑनलाइन अर्निंग स्कैम होता है। तो ऑनलाइन अर्निंग स्कैम नहीं होता, उसको पहचानना होता है कौन सा रियल है और कौन सा फेक है। अब ये जो एड्स दिखा रहे हैं, ये एड्स के ऊपर क्या बेसिकली होता है, ये स्कैम कैसे पता चलेगा कि ये स्कैम है? देखें, जब आप सिर्फ ये देख लें कि जो भी ऑनलाइन अर्निंग आप करते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, यानी आपको पैसा कैसे जनरेट करके दे रहे हैं। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि सिर्फ आप ऐड ऐड देखते जाएं और आपको पैसा आता जाएगा। ये तो सबको पता है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं आप इसमें इन्वेस्ट करें और आपको डेली बेस पे उसकी परसेंटेज मिलती रहेगी या मंथली बेस को परसेंटेज मिलेगी। अब एक कंपनी आपको कह रही है कि आप इसमें 50,000 डिपॉजिट करें और 50,000 डिपॉज़िट करने के बाद आपको डेली बेस पे इतने डॉलर्स आएँगे। अब देखें, जब आप कुछ कर नहीं रहे, आपको बगैर कुछ किए वो परसेंटेज दे रहे हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं? सबसे देखें, पहले अब तो जैसे भी आप एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, एड्स देखने की, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एड्स देती हैं, तो वो कहती हैं क्लिक करवाएँ हमारा, तो उस हिसाब से उनको परसेंटेज मिलती है, तो वो आगे फिर अपने मेंबर्स को भी देते हैं। तो ये भी क्या फेक है? देखें, वो कुछ और लेवल की कंपनीज़ होती हैं, वो बड़ी मल्टीनेशनल और अच्छी कंपनीज़ होती हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट देखें, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ ना, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट कंपनी के साथ होगा। अब मैं जिन लोगों को हायर करूँगा, मेरी मर्ज़ी मैं उनको दूँ या ना दूँ। तो बेहतर ये है कि जो सारिफ़ या जो मेंबर ऑनलाइन अर्निंग के लिए उस ऐड पे क्लिक करता है, तो उसको चाहिए कि डायरेक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि वो उसका ज़ामिन है, मैं ज़ामिन नहीं हूँ। अगर वो मेरे थ्रू करेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है मैं दूँ या ना दूँ। तो इस तरीके से लोग कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करते हैं लोग कंपनीज़ के साथ, लेकिन वो आगे अपने मेंबर्स को नहीं देते, जिसकी वजह से लोगों के ज़हन में ये आता है कि ये स्कैम है, ये पैसे नहीं देते हैं, ऑनलाइन अर्निंग फेक होती है। आप किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं? आप मुझे अपना बताएँ। मैं फोरसेज बीयूएसडी पे कर रहा हूँ। फोरसेज इसमें एमएलएम है और हम लोग बीयूएसडी की मार्केटिंग करते हैं टीम वर्क के साथ। BUSD क्या चीज़ है? अब बीयूएसडी जैसे आप $1 आपके पास है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, इसी तरीके से एक ऐप है जिसका नाम बाइनेंस है। ये तकरीबन 100 मुल्कों ने मिलकर ऐप बनाई है और इस पे पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसी है उसकी मार्केटिंग होती है। जब ये सारी दुनिया की करेंसी की क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी करेंसी है, उसकी मार्केटिंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो इस ऐप ने एक अपनी भी ऐप एक बनाई, एक अपना टोकन बनाया जिसका नाम है बीयूएसडी, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इसका हमें क्या बेनिफिट है इसमें इन्वेस्ट करने का? देखें, आज से कुछ साल पहले जब आपने सुना होगा बिटकॉइन आया था, तो बिटकॉइन की प्राइस सिफर थी उस वक़्त पाकिस्तानी रुपीज़ में, कुछ मतलब 150 रुपए का एक बिटकॉइन था।
तो जैसे उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए एमएलएम के ज़रिए अपनी प्रमोशन की है, तो 2021 के लास्ट पे उसकी जो प्राइस थी एक बिटकॉइन की वो 1 करोड़ 30 लाख तक गई थी। तो वो एमएलएम के ज़रिए ही गई थी। हमें फ़ायदा उसका नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ़ उसकी मार्केटिंग करनी है। फ़ायदा उसको है जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ये सिस्टम बना दिया। ये सिस्टम जो आप कह रहे हैं, ये सिस्टम किस बंदे ने बनाया? ये सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, ये मुझे बताएं। रशिया का एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर लाडो। ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसका कॉन्ट्रैक्ट है बाइनेंस के साथ कि मैं इसकी मार्केटिंग करूँगा, और इसने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है फोरसेज। अभी फोरसेज को अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि खुद मुख्तार, यानी खुद ब खुद काम करने वाला। कैसे? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होते हैं? यानी सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको कोई डील कर रहा होता है, जिनको कोई हैंडल कर रहा होता है, कोई ना कोई इंसान डील कर रहा होता है। अब उस इंसान के दिल में लालच भी आनी है, उसने मार्जिन कम भी करना है, ज़्यादा भी करना है, उसमें से वो कुछ कटिंग भी करेगा। तो ये जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज है, यानी ना इसका कोई ओनर है, ना इसका कोई एडमिन है, ना एमडी, ना सीएमडी, ना इसका कोई मैनेजर है, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई ऑफिस है इसके। तो ये डिसेंट्रलाइज के तौर पे काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और इसको जो हैंडल कर रहा है, जो डील कर रहा है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर रहा है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? वो एक टेक्नोलॉजी है, एक मशीन समझ लें। आपका मोबाइल आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता जब तक आप ये किसी और को नहीं पकड़ाएँगे। तो ये क्या है? ये आपका ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको ना कोई हैक कर सकता है, ना इसमें कोई स्कैम कर सकता है, ना जो आपने नेटवर्क बनाया उसको कोई छेड़ सकता है। यानी 1 लाख में अगर 1 पैसा भी कम है ना, तो वो 1 लाख नहीं रहता। यहाँ पे आपका 1 पैसा भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। मुझे ये बताएं कि ब्लॉकचेन अकॉर्डिंग तो ठीक है, ये बात आ गई। अब ये मुझे बताइए, ओनर इसका कैसे कोई नहीं है? ज़ाहिर सी बात, आप कह रहे हैं लाडो है, वो इसको बनाने वाला है, तो वो उसने ओनरशिप क्यों छोड़ी? और बाइनेंस क्यों इसको कह रहा है कि मेरी करेंसी की प्रमोशन करो? कुछ साल पहले ना मिस्टर लाडो ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, फोरसेज ऑन ट्रोन्स। तो वो था सेंट्रलाइज सिस्टम। जब वो सेंट्रलाइज था तो उसके नीचे ज़ाहिर सी बात ऑफिसेज भी थे, बैंक अकाउंट भी थे, तो वहाँ पे उसके साथ अच्छा खासा स्कैम हुआ। उसके बाद उसने इसको बनाया BUSD ऑन इथेरियम, वो भी सेंट्रलाइज सिस्टम था। वहाँ भी लोग हायर थे, मैनेजर, एमडी, सीएमडी सारा कुछ था, और अच्छी खासी उसमें से कटिंग भी होती थी प्रॉफिट में से ना, जो कस्टमर काम करते थे। तो वहाँ भी लोगों ने इनके साथ स्कैम किया, और स्कैम करने के बाद इन पे कुछ केसेस भी हुए। फिर इन्होंने कहा कि सेंट्रलाइज सिस्टम में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें स्कैम करते हैं, और उनकी वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ जो जो अपने फ्यूचर के लिए इसमें काम कर रहे होते हैं, और उनका नुकसान होता है। तो इस वजह से मिस्टर लाडो ने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया और BUSD पे शुरू किया। पहले ट्रॉन था, फिर इथेरियम, अब BUSD। पहले दोनों सेंट्रलाइज सिस्टम थे, अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज करने का मकसद क्या है उनका? काम तो उनका वही है। पहले वो इथेरियम की मार्केटिंग थी, फिर ट्रॉन्स की, वो दोनों बंद हुए। और वो क्यों बंद हुए? जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में पहले वजाहत की है। तो अब ये उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, और डिसेंट्रलाइज करके ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया, यानी ऑटोमेटिकली सिस्टम अब चलता रहेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मिस्टर लाडो को क्या फ़ायदा है? उन्होंने ये सिस्टम बनाया बाइनेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कि मैं आपकी बाइनेंस की मार्केटिंग करूँगा। अब इस सिस्टम में से पैसा तो किसी को कुछ नहीं जा रहा इस सिस्टम में, फोरसेज में। यानी आप $10 के साथ इसकी आईडी एक्टिव करते हैं, तो 10 के 10 ही आपकी अपलाइन को या अपलाइन की टीम में चले जाते हैं। जहाँ पे जाते हैं वहाँ से रिटर्न भी आते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन 10 के 10 जब उनके पास चले गए, तो आप यहाँ पे सवाल है कि मिस्टर लाडो को क्या मिला? जब कोई करेंसी सेल या परचेज़ होती है, तो उसकी मार्केटिंग, उसकी प्रमोशन होती है, उसकी वैल्यू में इजाफा होता है। तो बाइनेंस की करेंसी में इजाफा होता है। बाइनेंस ने कोई ऐड नहीं लगाया, कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, और ये सारे का सारा मिस्टर लाडो के पास है इसकी प्रमोशन का काम। तो जैसे उसकी प्रमोशन होती है, उसकी प्रमोशन में से कुछ हिस्सा मिस्टर लाडो को देते हैं ये। लेकिन इसका मुझे वही बात आ गई ना कि अब हम जैसों को क्या इसका बेनिफिट होगा? अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको इस चीज़ का क्या बेनिफिट है? BUSD का USD देखें, फोर से ज्वाइन करता है, 10 BUSD भी वो डिपॉजिट कर देता है, जैसा कि आपने कहा कि डिपॉजिट करने पड़ते हैं। अगर वो डिपॉजिट कर देता है, उसके बाद उसको किस चीज़ का बेनिफिट है इसमें? देखें, 10 BUSD के साथ आपको 2 किस्म के अकाउंट मिलते हैं। एक होता है X3, एक होता है X4। X3 में आपको मतलब काम करने के पैसे मिलते हैं, और X4 जो है उसको आपको विदाउट वर्किंग और वर्किंग दोनों के पैसे मिल रहे होते हैं। फ़ायदा तो इंसान ने खुद लेना है काम करके, जो काम करता है उसको फ़ायदा होता है, जो नहीं काम करेगा उसको फ़ायदा नहीं होता। तो फ़ायदे की बात अगर आप करें,
तो यहाँ पे बेशुमार लोग हैं जो यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को चेंज किया यहीं यहीं से पैसे कमा के, इसी में मेहनत करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते और वो डेफ़िनेटली वो हर फ़ील्ड में होते हैं। आप वो फ़िज़िकल कोई भी देख लें, इदारा देख लें, कोई ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से देख लें, कोई फ्रीलांसिंग देख लें, जो काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। जो नहीं काम करते वो कहते हैं फ्रीलांसिंग नहीं सही जी, डिजिटल मार्केटिंग नहीं सही, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट नहीं सही या फोर्सेज नहीं सही या कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी है। जो काम करने वाले होते हैं वो पैसा कमाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। जो नहीं काम करते वो फ़ायदा नहीं उठाते। अब मैं डिपॉज़िट करता हूँ, अगर ये कंपनी बंद हो जाए फिर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज़ है। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आप कैसे ये साबित कर सकते हैं कि इस दुनिया से इंटरनेट ख़त्म हो सकता है? नहीं, इंटरनेट ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं ख़त्म हो सकता। तो ब्लॉकचेन इंटरनेट है। ब्लॉकचेन समझ लें ब्लॉकचेन इंटरनेट है। अगर आपने ब्लॉकचेन को यानी मैंने बताया ना कोई हैक कर सकता है, ना कोई बंद कर सकता है, ना इसमें कोई स्कैम कर सकता है। तो ब्लॉकचेन को आप तब बंद कर सकते हैं जब आप इंटरनेट को बंद कर दें इस दुनिया से। 1 मिनट के लिए दुनिया की तमाम डिवाइसेज़ इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएँ। अगर बाइनेंस ही जो अपनी करेंसी है, इसको बंद कर दे फिर? बाइनेंस भी बेसिकली ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। यानी अगर आप इसकी ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि देखें ये कैसे मैं छोटी-सी आपको मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं बाइनेंस नहीं बंद हो सकता क्योंकि ये भी ब्लॉकचेन पे कोडिंग है और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग सिस्टम है वो बंद हो सके। ब्लॉकचेन के बाद डिसेंट्रलाइज़ भी ये सारे के सारे सिस्टम हैं। जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट है, ये भी डिसेंट्रलाइज़ ब्लॉकचेन पे कोडिंग है और फोर्सेज ये भी ब्लॉकचेन पे कोडिंग है और डिसेंट्रलाइज़ है। इसी तरीके से बाइनेंस भी ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। किसी ने आपके $10 लेके तो भागना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे अरबों खरबों डॉलर्स की डेली बेस पे ट्रेडिंग होती है। तो जब किसी को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो तो वो कैसे बंद हो सकता है? देखें, अब बाइनेंस हम परचेज़ कर लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि बाइनेंस डिसेंट्रलाइज़ है, ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग है। फिर ये किस तरीके से हमें पैसे आते हैं, किस तरीके से जाते हैं? कोई सिस्टम तो काम कर रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया था सॉफ्टवेयर बनाया, मिस्टर लाडो ने सॉफ्टवेयर बनाया। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ सारी की सारी उसने क्रिएट की हुई है। मिस्टर लाडो इज़ अ क्रिएटर ऑफ फोर्सेज नॉट अ ओनर, क्रिएटर है, फाउंडर है। तो इसने सॉफ्टवेयर बनाया और सारे के सारे फंक्शन उसके अंदर है। एक रेफरल लिंक होता है, यानी आपने अगर मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन किया है और आपने $10 लगाए हैं तो उसके क्या होगा अगर मेरी स्लॉट अर्निंग पे होगी, अर्निंग और रिसाइकिल क्या होता है वो भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर वो अर्निंग पे हुई तो $5 मुझे मिल जाएँगे, $5 मेरे ऊपर वाले को मिल जाएँगे जिसने मुझे ज्वाइन करवाया। तो अगर आप इसी तरीके से आप किसी को ज्वाइन करवाएँगे तो $5 आपको मिल जाएँगे और $5 मुझे या मेरी टीम में से किसी को मिल जाएँगे। ठीक है? तो ये एक रेफरल लिंक जैसे होता है रेफरल लिंक। रेफरल लिंक अच्छे तरीके से आपको पता है रेफरल लिंक क्या होता है। तो जब मेरे यानी आपके रेफरल लिंक से कोई ज्वाइन करेगा तो डेफ़िनेटली वो आपको होगा। जैसे आपको बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपके जो अकाउंट ओपनिंग पेज होता है वहाँ पे रेफरल लिंक भी लिखा रहता है, रेफरल आईडी या रेफरल अकाउंट, तो वो किसी न किसी का अकाउंट भी ऐड होता है। देखिए, अकाउंट ऐड हो जाता है, ये भी बात मैंने आपकी मानी। लेकिन अब मुझे ये चीज़ बताएं कि जो BUSD है, अभी तो जो इसकी मार्केट प्राइस चल रही है, अगर इससे डाउन हो जाती है तो फिर ये क्या इसका होगा? BUSD स्टेबल करेंसी है। इसने यूनाइटेड स्टेट डॉलर के इर्द-गिर्द रहना है, यानी उससे ज़्यादा होता है, ये कम नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें बाइनेंस इसको कम कर देता, करेंसी तो उसकी है ना, वो जब चाहे इसको गिरा सकता है, जब चाहे इसको अप कर सकता है। फिर ये तो वो चीज़ ना है कि इसने इर्द-गिर्द ही रहना है। किसी भी BUSD की जो करेंसी है, जो टोकन है, इसको बाइनेंस हैंडल नहीं कर सकता। बाइनेंस हैंडल नहीं कर ये भी कॉइन एक जैसे आप समझ लें जैसे बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन की तो अप्स एंड डाउन होती है, लेकिन इसको उसने कोडिंग इस तरह किया है कि ये डॉलर के से थोड़ा-सा ऊपर रहेगा। आपका USD अगर कम करना ना, तो आपका ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, तो उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम करना आपके हाथ में नहीं है। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो वो अगर डाउन हो जाता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है ये भी डाउन हो जाएगा। फिर इसका अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? आपका क्या ख़्याल है, अब USD कम हो सकता है? मेरे ख्याल में तो हो भी सकता है और नहीं भी है, 50-50 है। ये आपके मुल्क की एक तरीक है कि जो चीज़ रेट में हाई जाती है ना, वो कभी भी डाउन नहीं आती। अगर ये मौजज़ा हो जाए, फिर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखें वो तो अगर डॉलर की रेट अभी तो मेरा ख़्याल है 130 230 पे चल रहा है शायद ना, 230 पे। अगर ये 130 पे आएगा तो डेफ़िनेटली आपकी फोर्सेज़ तो नहीं बंद हो सकती, लेकिन आप जो अर्निंग करेंगे उसकी वैल्यू थोड़ी-सी कम हो जाएगी।
देखें इसमें अगर कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करना चाहता, वो अपना अकाउंट क्रिएट कर देता, उसके बाद वो कहता है कि मुझे अर्निंग आती रहे, इसमें भी कोई ऐसा प्रोसीजर है? बिल्कुल है, उसमें आप अपनी स्लॉट्स एक्टिव करें, अपने लेवल अपग्रेड करें क्योंकि जिस लेवल का आपका अकाउंट होगा, उस लेवल की आपकी अर्निंग होगी। यानी आपका अकाउंट 10 लेवल फर्स्ट लेवल का है $5-5 वाला, तो आपको अर्निंग नॉन वर्किंग नहीं कहा जा सकता, वो वर्किंग होती है, लेकिन वो आपकी अपलाइन की टीम की वर्किंग होती है। अगर अपलाइन की टीम ही ना वर्क करे, फिर तो किसी चीज़ का बेनिफिट ना हुआ इसमें। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, आप नहीं काम कर रहे। अगर मैं मिसाल देता हूँ, एक फुटबॉल की टीम है, अगर 10 में से कोई एक खिलाड़ी भी गोल करता है ना, तो वो पूरी टीम का गिना जाता है। अगर वो कोई पूरी टीम गोल ही नहीं करती, तो फिर किसका गिना जाएगा? तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसके ऊपर, 10 BUSD लगा रहा है, तो उसको फिर कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना इसका। डेफ़िनेटली होता है, लेकिन वो आपकी अपलाइन के काम करने से ही होता है। अगर अपलाइन हमारी काम नहीं करती या हो जाता है कि बाज़-औक़ात कि वो काम नहीं करता, वो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता है। जैसे कि मैं फ़र मिसाल के तौर पे मैं इन्वेस्टमेंट करके, आप जिस तरह कह रहे हैं कि स्लॉट्स ओपन कर लें, मैं स्लॉट्स ओपन कर लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अब अर्निंग हो, तो उसमें क्या होगा? देखें, इसमें ऐसे होता है कि आपकी जो आपकी अपलाइन है, उसने जॉइन किया और जॉइन करने के बाद उसने स्किप किया या उसको कोई समझने में कोई गलती हुई या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या किसी की बातों में आ गया, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फेक होती है, तो उसने उसको लीव कर दिया। आप उसके साथ जॉइन थे, उसका लेवल $5-5 वाला था। जैसे ही आप दूसरा लेवल अपग्रेड करेंगे, तो आप उसको क्रॉस करके ऊपर वाले सीनियर के साथ, ऊपर वाली अपलाइन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अब वो भी जैसा मैं अब कह रहा हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 3-3 4-4 स्लॉट्स को ओपन करके बैठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे अर्निंग आनी चाहिए। अब जिसके मैं स्लॉट्स ओपन करता हूँ, तो फिर वो ऊपर वाले की नहीं इतनी होती, उससे ऊपर वाला भी काम नहीं करता फिर। अगर उससे ऊपर वाला नहीं काम करता, तो आपके स्लॉट की इतना लेवल अगर होगा कि उन दोनों को भी क्रॉस कर सके, तो आप उससे भी ऊपर वाले अपलाइन के साथ जाके अटैच हो जाएँगे। यानी आपका जो लेवल है फोर्सेज की जो आईडी का, आपके ऊपर वाले का दूसरा है, उसके ऊपर वाले का भी दूसरा है, उसके ऊपर वाले का तीसरा है, चौथा है, पाँचवाँ है। अगर आपने छठा जब किया, ये नहीं हो सकता है कि वो 5वें लेवल वाला बंदा काम ना करे या चौथे लेवल वाला बंदा काम ना करे, ये तो करते हैं। हाँ, पहला और दूसरे लेवल वाले कभी-कभार ऐसे होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो नहीं काम करते। लेकिन चौथे और 5वें वाला तो करेगा। आपने तीसरा, चौथा और 5वां जो लेवल अपग्रेड किया, वो उनके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो वो उनकी तरफ से आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी। देखें अब इसमें नॉन वर्किंग इनकम आती है जिस बंदे को, अगर मिसाल देता हूँ मैं कि बिलफ़र्ज़ अगर नहीं आती अर्निंग, कोई सिस्टमैटिक इशू बन जाता है या कुछ बन जाता है, तो फिर इसमें क्या होगा? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने आज तक कोई एक ऐसी भी एक सिंगल एक आईडी भी नहीं देखी जिसने इन्वेस्टमेंट की है और उसको रिटर्न नहीं आया। देखें अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं आगे मेंबर नहीं बनाता कोई, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसमें आगे टीम वर्क का काम होता है, अगर मैं टीम वर्क के साथ नहीं करता काम, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता हूँ, तो फिर मुझे कोई बेनिफिट होगा कि इसका नहीं बेनिफिट होगा? ये मैं आपके सामने एक आईडी रख रहा हूँ। अगर आप ये देखें, ये एक आईडी है मिस मियाँ उमैर के नाम से। इसने ज़ीरो पार्टनर है इसका, ज़ीरो इसकी टीम है, ठीक है? लेकिन इसने इन्वेस्टमेंट देखें, स्लॉट इसने अपग्रेड की हुई हैं। इन स्लॉट के ऊपर, इनके लेवल के ऊपर इनको अर्निंग हो रही है। ये देखें, 351 BUSD इसने अर्निंग कर ली हुई है। इसने टोटल तकरीबन कोई $200 लगाए थे और 351 इसने कर ली हुई है अर्निंग, और ये लाइफ टाइम इसको प्रॉफिट होती रहेगी। अगर क्योंकि इसके ऊपर अपलाइन जो है वो काम चाहे ना भी करे, लेकिन बाकी लेवल तो ऊपर वाली अपलाइन के साथ अटैच हो गए, तो वहाँ से भी इनको इनकम आती रहेगी। अब ये काम नहीं कर रहे, इनको अर्निंग आ रही है, आपके ख्याल से कितना डिपॉज़िट करना चाहिए इसमें? मेरे ख्याल में तो अगर आप कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मैं अच्छी अर्निंग भी करूँ नॉन वर्किंग, तो आप 4-4 या 5-5 लेवल इसके अपग्रेड करें। 4-4 5-5 लेवल का कोई बताए ना कि वो कितने के होंगे, और पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं और यूएस डॉलर्स में कितने बनते हैं? अब यूएस डॉलर में अगर आप इसको लगाएं, तो तकरीबन ये बनेंगे 387 या $90 के करीब बनेगा। 400 ही हम कह लें। $400। तो $400 को आप अपने यूएसडी और बीयूएसडी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अभी जो डॉलर रेट चल बीयूएसडी रेट चल रहा है वो 258 चल रहा है, तो उसके साथ आप 400 को मल्टीप्लाई करें। और जिस बंदे ने 400 लगाना, तो डेफिनेटली उसने अर्निंग भी अच्छी करनी है। इसमें बड़ा अच्छा एक फ़ीचर ये है कि यहाँ पे आप अगर इन्फॉर्मेशन में जाएँ और कैलकुलेटर में जाएँ, और मैंने आपको बोला 4-4 स्लॉट्स, आप इसके 4-4 स्लॉट पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद लास्ट पे देखेंगे तो आपको कॉस्ट भी आपको बताएगा कि 369
ये BUSD इसके लगेंगे और BNB वगैरह डाल के तकरीबन 400 लग जाएँगे, जो मैंने आपको बताया। उसकी जो अर्निंग होगी वो $2280 होंगे, यानी ये कितने गुना ज़्यादा है। इसमें ये कैलकुलेट हो सकता है कि ये जो $400 है ये कितने के बनते हैं? देखें, वो आपको ये बता रहा है कि ये टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है। अब आप कहें कि ये कितने पैसे बनेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें आप BUSD के साथ, वो BUSD रेट के साथ। BNB भी तो आप कह रहे हैं ना परचेज करने हैं, तो वो कितने के परचेज होंगे? BNB बेसिकली ब्लॉकचेन पे जब कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो वो BNB की सूरत में उसकी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस कटती है। तो एक BUSD को, एक स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए तकरीबन $1 लगता है। देखें, अब BNB हम जो है, जो फ़ीस लगती है, ये किस चीज़ की फ़ीस लगती है और क्यों लगती है? ये बेसिकली ब्लॉकचेन पे ट्रांज़ैक्शन की फ़ीस होती है। ब्लॉकचेन पे जब भी देखें, अभी आप कोई भी इदारा जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो उसको आपको सिक्योरिटी तो देनी पड़ती है, उसकी फ़ीस होती है, ठीक है? तो जब आप, क्योंकि हर सिस्टम, हर आईडी ब्लॉकचेन के साथ अलग-अलग कनेक्टेड होती है। तो इसी तरीके से जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो उसके नीचे BNB ब्लॉकचेन की फ़ीस लिखी आती है। 0.0028 उसकी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है। आप कोई भी उसमें ट्रांज़ैक्शन करें तो वो फ़ीस होती है। जैसे आप ATM वो किसी और बैंक अकाउंट से करते हैं, बैंक ATM से करते हैं तो आपकी फ़ीस कटती है, ₹20-22 ₹26 कटते होंगे। तो इसी तरीके से इसको यहाँ पे ये फ़ीस किस चीज़ की काटता है? इसको काटने का मकसद क्या होता है? ये क्यों कटती है फ़ीस? ये अगर ब्लॉकचेन पे है तो इसको फ़ीस नहीं काटनी चाहिए। देखें, ये किसने कह दिया कि ब्लॉकचेन पे है तो फ़ीस नहीं कटेगी। ब्लॉकचेन एक पूरे का पूरा सेटअप है, पूरे का पूरा एक टेक्नोलॉजी है, उसको टीम चला रही है एक, ठीक है? एक टेक्निकल टीम चला रही है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है। और डेफ़िनेटली जब कुछ चीज़ चलती है तो उसका अखराजात भी होते हैं, उसकी बिल्डिंग के अखराजात हैं, उसके हर चीज़। देखें, ब्लॉकचेन आप क्या समझते हैं कि ब्लॉकचेन फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है? नहीं, ब्लॉकचेन के ऊपर जब सिस्टम कोडिंग होता है, इस चीज़ की गारंटी होती है कि वो स्कैम नहीं कर सकता। अब उसकी कुछ सिक्योरिटी भी तो होती है ना ब्लॉकचेन की। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप खिदमत खल्क करते रहें और आप कहें कि मैं कुछ लूँ भी ना, आप गरीब भी हैं और आप कहें मैं इसको चलाता भी रहूँ। आप मुझे ये बताएँ कि जो बंदा जो $5-5 लगा के $10 अफ़ोर्ड नहीं कहीं भी कर सकते और कुछ कर लेते हैं, तो अगर वो कहीं से करके करते हैं, कहीं से पैसे लेके या कुछ भी करते हैं, तो उनको कोई बेनिफिट है कि नहीं है इस चीज़ का? सर, जिस बंदे ने $10 लगाए हैं ना और वो बंदा मेहनती है, मेहनत से भागने वाला नहीं है, 100% गारंटेड है। यानी मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि उसका आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। आपको किस तरीके से वो जो है आगे वो काम करेगा तो उसका बेनिफिट होगा? देखें, कोई भी काम है ना, कोई भी दुनिया का कोई भी काम ले लें, आप बगैर सीखे नहीं कर सकते। यानी एक अगर आप, मैं अगर ये बंदा कहूँ, ये एक ऐसा बंदा कहूँ जो कि गधा गाड़ी चलाता है और उसको आप लैपटॉप पे बिठा दें और उसको बोलें कि मेरी एक फेसबुक नई आईडी बनाएं, तो वो बना सकता है? नहीं बना। नहीं बना सकता। अगर आप ये कहें कि बस ड्राइवर है जो अनपढ़ है, उसको पता नहीं है कि टेक्निकल टेक्नोलॉजी का, और उसको आप कहें कि यार ये मेरा कोई ऑनलाइन ये थोड़ा सा काम है, ये कर दे, नहीं कर सकता। उसको आप रास्ता पूछ सकते हैं। तो अगर आपने उससे अपनी फेसबुक आईडी बनवानी है या कोई और ऑनलाइन काम करवाना है तो पहले उसको सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बंदा ज्वाइन करता है, हम उसको दिन में 4 दफ़ा ट्रेनिंग्स होती हैं, हम उसको सिखाते हैं, टीचर ट्रेन करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये ट्रेनिंग आपकी किधर होती है? कहीं इंस्टीट्यूट है कोई या? इंस्टीट्यूट नहीं है, आपने सिर्फ अपने मोबाइल में ज़ूम ऐप डाउनलोड करनी है और हमारे जिसके साथ आप ज्वाइन करेंगे वो आपको डेली बेस पे इसके लिंक देगा 4 टाइम, सुबह 10 बजे, फिर 3 बजे, फिर रात 8 बजे, फिर रात 9 बजे। आपके पास जो टाइम फ्री, यानी ये ऐसे नहीं है कि आपको ज़रूरी ही अटेंड करनी है। जिसने सीखना है, जिसने आगे बढ़ना है, ज़ाहिर सी बात है, अगर एक बाइक को आप चलाते रहेंगे पूरा महीना और उसकी ट्यूनिंग ही नहीं करवाएँगे तो वो ख़राब तो हो जाएगी ना। तो यहाँ पे जब काम करना है आपने उसको सीखना तो पड़ेगा कि काम करना कैसे है। ऐसे तो नहीं कर सकते कि आपको काम आता नहीं, आप करते रहें। आप मुझे ये बताएँ कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए क्योंकि ये एक बिज़नेस है और MLM दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिज़नेस है। देखें, अब बिज़नेस में अगर लॉस हो जाए तो फिर इसका क्या तरीकाकार है? इसमें लॉस सिर्फ इसी सूरत में है कि आपको अपनी टीम और अपनी आईडी का पता ही ना हो। यानी आपका लास्ट लेवल फ्रीज़ हो सकता है उस सूरत में, जब आपको 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इनकम आ जाए और आप उसको अपग्रेड ना करें। आपके ख्याल में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसके ऊपर स्टार्टिंग में? देखें, जिसके पास तो गुंजाइश नहीं है ना, उसको ज्वाइन करे स्टार्ट से $10 के साथ, और जो इसको कर सकता है तो वो कम से कम 4 लेवल से करे और बहुत अच्छा बेनिफिट हो। 4 लेवल कितने के बनते हैं? वही बताया आपको, तकरीबन $400 हैं, उसको मल्टीप्लाई आप कर लें 258 के साथ।
आपका रिव्यू इसके बारे में अच्छा है? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक भी मिलेगा, जिससे आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। ये एक ट्रस्ट पायलट एक ऐप है, आप खुद भी देख सकते हैं, वेबसाइट है सॉरी। उस पे आप जाके लिखें forces.buzz, वो पूरी दुनिया की तमाम जितने भी इदारे हैं, जितनी भी वेबसाइट हैं, जितनी भी ऑनलाइन वर्किंग है, कोई भी चीज़ है, तो वो उसको उसके बारे में रिव्यूज़ देती हैं, अच्छे तरीके से उसको जाँच पड़ताल करके उसके ऊपर उसको रिव्यू देते हैं। आप गूगल ना देखें, आप यूट्यूब ना देखें, आप ट्रस्ट पायलट एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी वो वेबसाइट है, वो जो इसके बारे में रिव्यू देती हैं। आप उसमें जाके forces.buzz लिखें, आपको पता लग जाएगा इसके क्या रिव्यूज़ हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि नितिन भाई के बकौल के आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं, इसमें मार्केटिंग करनी होती है। जो चीज़ें आप एड्स पे देख रहे हैं उससे बच के आप जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके इस पे काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर अर्निंग होगी। और मज़ीद वीडियोज़ अर्निंग की देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।